लाइव वीडियो। बोलिए। हेलो रुकिए, हेलो हम बात करते हेलो नमस्कार। हाँ, अच्छा तो चालू करें ना अपना। ठीक है, आप शुरू कीजिए वो लाइव। मित्रों, आज साहित्यिक बतकही मंच पर मुझे कहा गया है कि नारी विमर्श के संदर्भ में संजीव की कहानी घर चलो दुलारी बाई पर अपने विचारों को रखा जाए। यह विषय इसलिए भी चुना गया है कि घर चलो दुलारी बाई यहाँ के कई कॉलेजों में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है इस कहानी को, और बच्चे इस कहानी को पढ़ते हैं। तो पाठ्यक्रम में होने के कारण बच्चों की रुचि होती है इसमें, और मेरे लिए सुविधा यह हो गई है कि मुझे जो बात कहनी है बच्चों को केंद्र में रखकर कहनी है। यह बहुत ही सुविधाजनक है हमारे लिए। सुविधाजनक इसलिए भी कथाकार संजीव मेरे ही नहीं बल्कि शिल्पांचल के प्रिय कथाकार हैं। सबसे उनका मिलना जुलना आपसी संबंध ने छो रहा है। व्यक्तिगत रूप से इस अंचल के कमोबेश सभी पढ़े लिखे लोग संजीव को विभिन्न प्रकार से जानते हैं। जैसे उनके निवास कुल्टी में लोग उन्हें मास्टर जी के नाम से जाना करते थे, और साहित्यिक मित्र तो उनके बारे में जानते ही हैं। जितने बड़े कथाकार उससे बड़ा आदमी। और हम लोगों के लिए यह जरूरी है कि आदमी का बड़ा होना बड़ी बात है, क्योंकि किसी बड़े विचार वाले व्यक्ति के मुंह से ही बड़ी बात कही जा सकती है और वह प्रभावशाली भी हो सकती है। तो संजीव एक ऐसे कथाकार हैं कि इस कोयला की नगरी में रह करके पुटूस और बेहाया की झाड़ियों के बीच अपने बचपन को गुजारते हुए उन्होंने साहित्य की दहलीज पर कदम रखा, और 1980 में ऐसी धमाकेदार उनकी प्रस्तुति हुई हिंदी कथा जगत में कि उसकी धमक आज तक साहित्य में बनी हुई है। और इसलिए भी बनी हुई है कि उनके लेखन में निरंतरता है। संजीव की सबसे बड़ी विशेषता यही है मित्रों कि निरंतर वे लिखते रहे हैं। लगभग 300 कहानियां और 13 उपन्यास उन्होंने हिंदी कथा जगत को दिए हैं। तो संजीव के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास ही नहीं, इस अंचल के ढेर सारे लोगों के पास ढेर सारी स्मृतियां हैं उनकी। संजीव को हम लोगों ने करीब से देखा है, समझा है, जाना है।
लेकिन उस आदमी के अंदर जो एक महान कथाकार बैठा है, जब उस कथाकार का हम विश्लेषण करते हैं तो आदतन हम लोग किसी न किसी परंपरा से एक कथाकार को जोड़ने लगते हैं। संभव है कि हम उनको प्रेमचंद की परंपरा में देखें। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि परंपरा कोई जड़ वस्तु नहीं है, स्थिर वस्तु नहीं है। परंपरा निरंतर प्रवहमान एक धारा है जो बहती रहती है और देश काल के अनुसार उसकी समस्याएं उसमें स्वयंमेव जुड़ती चली जाती है। संजीव का जन्म 1947 में होता है और 1947 के उपरांत स्वातंत्र्योत्तर भारत की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वे बहुत करीब से देखते हैं, भोगते हैं। भोगे हुए यथार्थ को अभिव्यक्त करने का संकल्प तो नई कहानी आंदोलन के दौर में उन कथाकारों ने भी लिया, लेकिन नई कहानी के दौर के कथाकार अपने ही संकल्प से विमुख होते चले गए और वे एक काल्पनिक यथार्थ गढ़ते चले गए। लेकिन समकालीन कहानी के दौर में, संजीव के कहानी के दौर में, इन लोगों ने यथार्थ की परतों को उघाड़ करके पाठकों के सामने रखा, क्योंकि यथार्थ परिवर्तनशील है, गतिशील है और इसकी अनेक तहें हैं। जो दिखता है वही केवल यथार्थ नहीं है। जो दिखने के पीछे के जो कारण हैं, उन कारणों तक पहुंचने की जिम्मेदारी एक जिम्मेदार कथाकार की होती है। संजीव की यह कहानी नारी की विवशता, न्याय व्यवस्था की विफलता, सामंती समाज का परिवेश, इन सब चीज को अपने आप में समाहित करता हुआ इस कहानी की रचना हुई है, बुनावट हुई है। याद आती है एक पंक्ति तुलसीदास की, और मेरी जानकारी के अनुसार भक्ति काल में एकमात्र कवि तुलसीदास हुए हैं जिन्होंने रामचरितमानस में एक पंक्ति कही है, कत विधि सिरजी नारी जगमाही, पराधीन सुख सपने हूं नाही। तुलसी ने अपने काल में भी महसूस किया था। तुलसी का काल कहने का स्पष्ट इशारा है कि मुगल काल में नारियों की स्थिति कैसी रही है। इसके बारे में ये पंक्ति यह खुलासा करती है। और संजीव भी केंद्रीय वाक्य के रूप में कहते हैं कि ब्राह्मणों के घर में औरतों की स्थिति शूद्रों से बेहतर नहीं है। यानी आधी आबादी की जो स्थिति है वह दुलारी बाई से कहीं बेहतर नहीं है। दुलारी बाई एक ब्राह्मण परिवार की कन्या है, इकलौती कन्या है। उसके पिताजी के पास जमीन जायदाद है और चूंकि उसके पिताजी को कोई संतान नहीं है, इसलिए जो नेह छो भाईचारा के छद्म को उजागर करते हुए कथाकार कहते हैं कि तमाम भाइयों की नज़र उसकी जायदाद पर लगी हुई है, लेकिन समय आता है और दुलारी बाई का जन्म हो जाता है। और यह अच्छा नहीं लगता है, परिवार के, समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। यहाँ संजीव समाज के इस ताने बाने के माया जाल को तोड़ते हुए इस रिश्ते के यथार्थ को खोलते हुए आगे बढ़ते हैं। अब दुलारी बाई के पिता
को यह चिंता सताती है कि यहाँ की जायदाद को भाइयों से बचाने के लिए एक ऐसे दबंग परिवार में, जिसको कि संजीव ने बड़घरी नाम दिया है, कि बड़े परिवार वाले बैसवाड़ा के एक ब्राह्मण परिवार में उसको ब्याह दिया जाता है और उसके पति वास्तव में रसूखदार व्यक्ति हैं और उम्मीद बन जाती है कि अब उसके मायके की ज़मीन दुलारी बाई के हक में चली जाएगी। और परिवार तो ऐसा सामंती परिवार कि उन्होंने लिखा है कि घर में भूंजी भांग नहीं हो, बावजूद इसके औरतों को दरवाजे से डेहड़ी से बाहर झांकने की इजाज़त तक नहीं है। और गलती से डेहड़ी के पार बाहर सांकल बजा करके हलवाया खिस्सू से दुलारी बाई ने एक दातुन मांग लिया है क्या, और आफत आन पड़ी है उस पर। और लोगों के सामने उसके पति ने इतनी कुटम्मस की है कि रात में वह दर्द के मारे बिलखती है, रोती है, दर्द टीसता है। और वही पति, यह पुरुषवादी समाज और सामंतवादी समाज किस तरह से आपस में घुला मिला हुआ है कि देखिए, वही पति क्षमा याचना करते हुए कहता है अपनी पत्नी से कि जानती हो, उस समय सबके सामने अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मेरी तौहीन हो जाती। मेहर बसा में कहलाता, मौगा मेहरा कहलाता। यानी मर्दानगी साबित करने के लिए औरतों को सबके सामने पीटना निहायत जरूरी था। क्या तर्क है पुरुषवादी समाज का। मैं थोड़ा सा अगर विषयांतर होना चाहूँगा कि संजीव पर अक्सर नारीवादी होने का, नारी के पक्षधर होने का आरोप लगता रहा है। स्वयं संजीव कहते हैं कि समाज में जो सबसे ज़्यादा दलित है, दमित है, आखिर उसका पक्ष क्यों नहीं लिया जाए, उसके पक्ष से कौन बोलेगा। इससे जुड़ी हुई एक कहानी मुझे याद आ रही है इस्मत चुगताई की, कि इस्मत चुगताई अपने कार से कहीं जा रही थी तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, उस पर ढेला मार रहे थे। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि भाई पता करो कि ये लोग कौन हैं जो ढेला मार रहे हैं बंदर पर। बोला ये गांव वाले लोग हैं, बंदर पर ढेला मार रहे हैं। और बोला बंदर की तरफ से कौन लड़ रहा है। बोला बंदर की तरफ से कोई नहीं है। तो इस्मत चुगताई गाड़ी से उतरी और बंदर की तरफ से उन्होंने ढेला मारना शुरू कर दिया। तो जो संवेदनशील व्यक्ति होता है वह निहत्थे के पक्ष में, शोषितों के पक्ष में वह अपनी आवाज उठाता है, बुलंद करता है। ऐसी ही शोषित और पुरुषों द्वारा सताई गई एक नारी है दुलारी बाई। और वो यथार्थ संजीव की कहानियों की विशेषता यह है कि पर्दे के अंदर की बात ऑफ द रिकॉर्ड में नहीं कहूँगा कि यह दुलारी बाई उनके जान पहचान की महिला है। उसके दुख दर्द को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, झेला है, समझा है। और कहानी तो नामवर सिंह कहते हैं कि होती है झूठी, लेकिन इस तरह से कही जाती है कि वह सच्ची लगे, या सच्ची ही होती है लेकिन झूठ की चाशनी उसमें मिलाई ही जाती है। जो भी हो, तो दुलारी बाई पति के द्वारा सताई गई है, जा रही है, पीटी जा रही है, और वहाँ क्षमा भी वही पुरुष मांग रहा है एकांत में। पीटने के समय यह समाज देखता है, लेकिन पुरुष को अगर सार्वजनिक रूप से उसे क्षमा मांग ली जाती तो औरत का सम्मान बढ़ जाता। लेकिन यह पुरुषवादी समाज इतना निर्लज्ज समाज है कि जिस औरतों के वे तलवे चाटता है एकांत में, मर्दानगी उसकी जवाब देने लगती है सार्वजनिक रूप से उसके सामने क्षमा मांगने में। और अगले दिन चारागाह के लिए दो गांवों के बीच लड़ाई चलती होती है और लड़ाई में उसका पति मारा जाता है।
डेड बॉडी लाई जाती है और बहुत मुश्किल से दुलारी बाई को धीरज दिलाया जाता है कि उसकी कोख में एक बच्चा है, उसके लिए उसको जीना है। खैर, दुलारी बाई को संतोष है कि उसके मायके की ज़मीन का वारिस और नैहर की ज़मीन का एक वारिस उसके गर्भ में पल रहा है और वह जी लेगी इस शिशु के सहारे। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो चारों ओर से आती है और यह रिश्ते नाते जातिवाद अपनापन कितना फरेब है, कितना धोखा है, इस सच्चाई को उजागर करती है यह कहानी कि वह निपटान के लिए संध्या के समय जब बाहर जाती है और लौट कर आती है तो देख रहा है कि उसका बच्चा मुंह से झाग फेंक रहा है और तड़प तड़प करके उसकी आंखों के सामने उसकी मौत हो जाती है। अब दुलारी बाई कहाँ जाए, किसके शरण में जाए, किससे सहायता मांगे? और आशा की एक किरण दुलारी बाई को दिखाई देती है कि उसके गांव में एक मास्टर साहब हैं, मुश्ताक अहमद। वे वकालत पास हैं, कानून की जानकारी है, कानूनी सलाह लेने के लिए उनके पास चली जाती है। मरता क्या नहीं करता, जो औरत देवड़ी के बाहर नहीं निकल पा रही थी, आखिर आप कहेंगे कि इतना साहस उसके अंदर कहाँ से आ गया कि वह देवड़ी लांग करके स्कूल परिसर में पहुंच गई, विद्यालय परिसर में पहुंच गई। तो समाज की सच्चाई को उसने जान लिया था, मर्दों की हकीकत को उसने पहचान लिया था। उसने देखा कि जो जेठ अनुशासन की रस्सी में उसे बांधना चाहते हैं, जो देवर उसे रास्ते पर लाना चाहते हैं, उन लोगों की बुरी नीयत उसकी जवानी पर लगी हुई है और उसकी जवानी पर नहीं, सच कहिए तो उसकी जमीन पर लगी हुई है। क्यों? कि जो उसे अपने घर बैठा लेगा, उस समय एक परंपरा थी चूनर ओढ़ा देना, है ना, अपने घर बिठा लेना। तो जो अपने घर उसे बिठा लेगा, दुलारी बाई की पूरी जायदाद, मायके की जायदाद और ससुराल की जायदाद उसके हिस्से में चली जाएगी। तो जेठ और देवर शतरंज की तरह घर और बाहर दोनों तरफ, कथाकार कहते हैं कि अरहर का खेत हो या और मैदान हो या घर का कोई अंधेरा कोना हो, वे लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते थे। और औरतें ही नहीं, मतलब उसकी सासू माँ तक भी सब कुछ देख करके गूंगी, बहरी और अंधी बनी बैठी हुई थी। ऐसे में एक औरत अब जब संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाती है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस समाज के ढोंग को, इस पर्दा प्रथा की असलियत को वह भली भांति पहचान चुकी है और उसके खिलाफ वह जिहाद कर देती है। यह कथाकार यह संदेश देना चाहते हैं कि इस समाज के इस नकली पर्दे को अब छिन्न भिन्न करने की जरूरत है और अपनी जरूरत के मुताबिक वह मास्टर मुश्ताक अहमद के पास कानूनी सलाह लेने के लिए चली जाती है कि तोहमतें और तोहमतें उसके ऊपर लगाई जाने लगती हैं। चारों तरफ गांव में चिमगोइयां उड़ने लगती हैं। इन अफवाहों से, चिमगोइयों से आजीज आकर एक दिन मुश्ताक अहमद स्वयं प्रस्ताव रखता है कि दुलारी बाई, इतनी जलालत झेलने से तो बेहतर है कि तुम निकाह ही कर लो उसके साथ। और शायद दुलारी बाई जवान है, देह की अपनी इच्छा भी होती है, लेकिन धर्म भीरू समाज और ऐसा कदम वह उठा भी लेती तो बैसवाड़े का ब्राह्मण परिवार उन दोनों को जिंदा नहीं रहने देता और जानबूझ करके वह आंख फेर लेती है और ठुकरा देती है मुश्ताक अहमद के प्रस्ताव को। उसके बाद कहानी में घटनाएं होती हैं
घटनाएं ऐसी घटती हैं कि वह तो वकालत पास था ही मुश्ताक अहमद, और कमीशन पास करके वह जज हो जाता है कहीं दूर, और उसके बाद वह जज बनकर के जिस अदालत में आता है उसी अदालत में दुलारी बाई के केस की पेशी होती है। अब देखिए कि भारतीय न्याय व्यवस्था क्या है। गांव के सरपंच ने कह दिया दुलारी बाई मर गई, मुखिया ने कह दिया दुलारी बाई मर गई, डोम तक ने लिखित यह दस्तावेज दे दिया साहब, प्रमाण पत्र दे दिया कि दुलारी बाई मर गई। गांव के पंचों ने लिखकर दे दिया दुलारी बाई मर गई, जेठ ने कह दिया दुलारी बाई मर गई, पूरे गांव ने, यानी पूरे साक्ष्य उसके विपरीत हो गए हैं, और वह अकेली अपने को जीवित प्रमाणित करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। और यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है साहब। अभी फेसबुक पर 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ा था कि मित्रों 18 साल के बाद मैं अपने आप को जिंदा साबित कर सका हूं, और कानून की जो फांक है उसको भी खोलने से बाज नहीं आते हैं। इस कथाकार संजीव कहते हैं कि दुलारी बाई जब साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाती है, गवाह नहीं प्रस्तुत कर पाती है, तो मुश्ताक अहमद जो जज की कुर्सी पर आज बैठा है वह पूछता है कि दुलारी बाई तुम्हारे पास और कोई गवाह है? तो जज की तरफ उंगली उठा देती है दुलारी बाई, और सख्ते में आ जाता है जज मुश्ताक अहमद, और लंच ब्रेक दे दिया जाता है। उस ब्रेक के समय मुश्ताक अहमद अपने मित्रों से जाकर संवाद करता है, विचार करता है कि वह क्या करे। और व्यवस्था ऐसी है कि आप देखिए कि मुश्ताक अहमद जब तक ईमानदार थे कई बार कई जगह पर पीटे गए हैं, और आज जब वे इस व्यवस्था यानी इस मशीन के पुर्जा बन गए हैं, इस व्यवस्था में शामिल हो गए हैं, भ्रष्ट व्यवस्था में, तब से उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे हैं। उन्होंने कच्चा मकान बेच करके नया मकान खरीद लिया है। व्यवस्था हमें यह सिखाती है कि आप उसके साथ अगर फिट हो जाओगे तो जिंदगी सुखद रहेगी, वरना मुश्ताक अहमद की तरह पीटे जाओगे। और व्यवस्था के बीच में फांक क्या है, सो एक मुश्ताक अहमद का साथी उनको बताता है कि साहब पेंशन के लिए शिक्षकों को लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यह हम लोग सभी जानते हैं, कहानी में उसका जिक्र भी है। तो जुलाई माह का उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट दिया है मास्टर साहब ने, तो जुलाई माह का उनको वेतन मिला है, लेकिन जून माह का लाइफ सर्टिफिकेट वो नहीं दे सके हैं, इसलिए जून माह का उसको वेतन नहीं मिला है। मुश्ताक अहमद तर्क देते हैं कि जो आदमी जून में जिंदा था तभी तो वह जुलाई में लाइफ सर्टिफिकेट पेश कर चुका है, तो अंडरस्टूड है कि वह जून में जिंदा था। तो उन्होंने कहा भाई साहब अंडरस्टूड यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ साक्ष्य पर सब कुछ चलता है ना। और एक बार सच्चाई का दामन थाम करके आपने उसका परिणाम बेहतर भोग लिया है, मार लगी है, पिटाई लगी है, और अब जब व्यवस्था के साथ आपने समझौता कर लिया तो सारी सुख सुविधाएं अब आपके पक्ष में हैं। और मुश्ताक अहमद आते हैं, अपने जज की कुर्सी पर बैठते हैं और फैसला सुनाते हैं, जो फैसला दुलारी बाई के पक्ष में नहीं जाता है, क्योंकि आदमी का स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है। वह कोई मसीहा नहीं है। मुश्ताक अहमद एक आम आदमी है जो डरपोक है, भीरू है, और मध्यवर्गीय चरित्र ऐसा ही चरित्र होता है, जो अपने सुख सुविधा के खोल से बाहर झांकने की उसको न फुर्सत है और न चाह है। वह सब कुछ जानते हुए फैसला दे देता है कि हाँ दुलारी बाई मर गई, और दुलारी बाई के लिए एक पूरी दुनिया मर जाती है। लेकिन कथाकार संजीव बड़े कथाकार इसलिए है कि केवल वे
निराशा का अंधकार नहीं बोते हैं, उसमें प्रकाश की एक क्षीण रेखा को बचाए रखते हैं। ऐसे समय में उनका खिस्सू हलवाहा, जो उसकी बाप का उम्र का है, जिससे उसके अवैध रिश्ते जोड़कर उस पर ताने मारे जाते रहे हैं, वह उसे अपने यहाँ ले जाता है। और संजीव के लेखन से साफ साफ पता चलता है कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि संजीव मार्क्सवाद के वर्ग संघर्ष पर में विश्वास करते हैं। संजीव को वर्ण संघर्ष पर विश्वास नहीं है। वर्ण अगर साथ दिया होता तो मायके और ससुराल वाले में अलिखित एक समझौता हो गया है भाई साहब। मायके वाले को यह इजाजत दे दी गई है कि दुलारी बाई के नाम से उसके बाप दादा की जो जमीन है वह मायके वाले हड़प ले, और ससुराल में जो दुलारी बाई के हिस्से की जमीन यानी उसके पति के नाम की जमीन है उसको ससुराल वाले हड़प ले। यह है वर्ण व्यवस्था की सच्चाई। लेकिन वर्ग सर्वोपरि होता है। दुलारी बाई के वर्ग के लोग हैं जो उसे अपने यहाँ शरण देते हैं, जो जानते हैं कि शरण देने का परिणाम क्या होगा। वे लोग उसरहटे में जाकर, उसरहटे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, जो बंजर भूमि जिसको वे लोग आबाद करते हैं, उसमें को उपजाऊ बनाते हैं, और फिर वह जमीन जो है पूंजीपतियों के दखल में चली जाती है। तो वे जानते हैं उसरहटे से भी वे लोग उजाड़ दिए जाएंगे, लेकिन वहां पर दुलारी बाई को उसके वर्ग के लोग सहारा देते हैं, वर्ण नहीं साथ देता है। वहां देखिए वर्ग और वर्ण के भेद को बड़े कलात्मक ढंग से संजीव अपनी कहानी में रखते हैं। वैचारिकी संजीव की कहानी में हावी नहीं होता है, बल्कि विचार कहानी के साथ घुल मिल करके उनकी कहानियों में आ जाता है, और केवल उनका खिस्सू हलवाहा ही नहीं बल्कि उसके पड़ोस के जितने मोटिया मजदूर हैं, वह उस मोहल्ले में तमाम लोग मजदूरी का काम करते हैं, और सब लोग कहते हैं कि दुलारी बाई तुम लोग रहो, तुम यहाँ हमारे यहाँ रहो, और हम लोग एक एक मुट्ठी दाना दे देंगे, वही तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा जीने के लिए। और दुलारी बाई उन लोगों के सहयोग से वहां रहती है। फिर वह मेहनत मजदूरी करके, गांव में उसको कुटौना पिसौना कहते हैं, यह आटा चक्की और धान की मिलें उस समय नहीं हुआ करती थी, जाता और ढेकी में काम हुआ करता था। उस जमाने की बात है कि कुटाई पिसाई करके वह कुछ पैसे जुटाती है, केस करती है और फिर हारती है, यानी हारती ही चली जाती है। यह न्याय व्यवस्था न्याय दिलाने में और सफल रहती है। संजीव इस व्यवस्था की पोल को केवल एक कहानी दुलारी बाई में ही नहीं बल्कि प्राण में, ऑपरेशन दुलारी में और भी कहानियों में इस व्यवस्था की पोल को करके पोल को खोलते हैं और जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। साहित्य का काम यही है भी। प्रेमचंद ने भी कहा था 1936 में, जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ, तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि पहली बात तो कथा रचनाकार तो स्वभाव से ही प्रगतिशील होता है ना। इस संघ को प्रगतिशील कहने की क्या जरूरत है, तो स्वभाव से प्रगतिशील तो संजीव हैं ही। लेकिन प्रेमचंद ने उस समय यह भी कहा था कि अब रुलाने और सुलाने वाला साहित्य बहुत हो चुका, हमें वह साहित्य चाहिए कि जो हमें जगाए, हमें जगाने वाले साहित्य की जरूरत है। और घर लौट चलो दुलारी बाई में, यह दुलारी बाई तो एक प्रतीक मात्र है। हमारे आधी आबादी की सच्चाई को उजागर करती हुई यह कहानी उसके दर्द को बयान करती है। संजीव ऐसे लोगों की आवाज़ को सामने रखने वाले कथाकार हैं। लोगों के सामने
साहित्य और समाज का उद्देश्य स्पष्ट करने वाले कथाकार हैं और वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं सदैव सौद्देश्य लेखन करता हूं और सच्चाई को, यथार्थ को सामने लाने में कला की धोती मैली हो तो हो। लेकिन आप देखेंगे कि संजीव के यहाँ यथार्थ और कला का मणिकांचन संयोग, पुराना सा शब्द मैं ले रहा हूँ, बहुत उपयुक्त शब्द है कि इनकी यहाँ भाषा इतनी निखरी हुई भाषा है, इतनी अच्छी भाषा है कि उन पंक्तियों को अलग से देखा जा सकता है। उनकी शिल्प, उनकी शैली, उनकी भाषिक संरचना पर अलग से एक विचार करने का विषय है ना। कतरा कतरा अंधेरा बह रहा है, धुआं धुआं जो है घर से निराशा बह रही है। ऐसे ऐसे शब्द और ऐसा ऐसा वाक्य विन्यास कि उनकी कलात्मक शैली हमें अभिभूत कर देती है। और शैली के जहाँ तक बात है, ऐसी कोई भी शैली नहीं है संजीव ने जिस पर अपना हाथ नहीं आजमाया हो। इसी कहानी में देखेंगे आप, यह संबोधन शैली है। दुलारी बाई को संबोधन करते हुए ये पूरी कहानी को ऊपर आदि से अंत तक कह जाते हैं। कहीं पर इन्होंने पत्र शैली का प्रयोग किया है, जैसे मानपत्र जैसी कहानी में देखेंगे। कहीं किस्सा गोई है, कहीं संवाद शैली है। तो शैलियों की जहाँ तक बात है, भाषा का जो प्रयोग है, ये लोक भाषा को भी ग्रहण करते हैं और प्रांजल भाषा को भी मिला देते हैं और इस तरह से एक बहुत ही मनोरम, रमणीय और क्या कहते हैं, पाठकों के लिए पठनीय भाषा को गढ़ने में सिद्ध हस्त कलाकार है संजीव। घर चलो दुलारी बाई आधी आबादी की सच्चाई है। दुलारी बाई मरी नहीं है, जिंदा है, जिसके साथ उसके वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। उनको जुड़ना चाहिए और हमारे समाज का यह कर्तव्य बनता है कि अनेक दुलारी बाई जो हमारे समाज में आज भी न्याय के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उसको खिस्सू हलवाहे जैसे सहयोगी की ज़रूरत है। समाज में ऐसे लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। यह मानवीयता से परिपूर्ण एक ऐसी कथा है जो मानवता की अलख जगाती है यह कहानी। नमस्कार बंधु।